आजम एक रेलू कट्टा अरेंजमेंट है। मरी में नवाज शरीफ साहब के घर से ही उठने को तैयार नहीं। मान रहे हैं, इतराफ कर रहे हैं उस बात का कि फॉरेन फंडिंग हुई है, रिकॉर्ड पे आया है कि वो अमेरिकन नेशनल है। वो बताया जा रहा है कि जी कोई मसला ही नहीं। इमरान खान के हाथों और इमरान खान के इर्द गिर्द जो उनका टोला है, इज्जतदार खवातीन की जो इज्जतें हैं वो इस पार्टी में महफूज नहीं है। हमारे मुख्तलिफ लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन तमाम इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये भी मुमकिन है कि ये वाहिद खातून ना हो, एक पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया है। आपके स्पोक्समैन जिसका नाम फवाद है, तो उसको हड्डी डालता है जो भी, तो वो फाऊ 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 शुरू कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब से मरी में एक मुलाकात होती है, जिसके नतीजे में कहा जा रहा था कि आज काबीना हल्फ उठा लेगी, तमाम वज़रा का तयन कर लिया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। कोई कंसेंसस नहीं हो सका, तकरीब भी अचानक मनसूख कर दी गई और अब कहा जा रहा है कि नई काबीना कुछ लेटर जो है वो अपने ओथ उठाएगी। डेवलपमेंट्स तो साथ साथ हो पाकिस्तान की सियासत की अगर हम बात करते हैं, कल आयशा गुलालई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रुकन कौमी असेंबली भी हैं, कल बड़ी धुआंधार किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, बड़े संगीन किस्म के इल्जामात लगा रही हैं इमरान खान और उनकी जात के हवाले से, जिस पर पीटीआई भी अपना मौकिफ दे रही है कि वो उनकी सिर्फ किरदार कुशी कर रही है और उनको एक लीगल नोटिस भी भिजवा दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की सियासत अब 90s की सियासत सामने आएगी और किस तरीके से, जैसे कि हम देखते थे 90s में एक दूसरे की किरदार कुशी की जाती थी, खवातीन तक को भी नहीं छोड़ा जाता था, तो क्या अभी इस तरह की अफसोसनाक मजीद चीजें भी हमारे सामने आएंगी? आज के प्रोग्राम पे इसी हवाले से हम बात करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे नैब के हवाले से कि अहम डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं, रेफरेंसेस तैयार कर लिए गए हैं और एक अहम तरीन रुकन जस्टिस एजाज को इसका निगरान मुकर्रर कर दिया गया है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या जो नए रेफरेंसेस दायर होते हैं इस पर नून लीग और उनके खानदान के हवाले से कौन सी नई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, इस पर मजीद हम बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। वजीर आजम की साबिक वजीर आजम से तवील मुशावरत, काबीना पर इत्तफाक राय ना हो सका, तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की तैयारियां, पैनामा बेंच के अहम रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन निगरान जज मुकर्रर। साने मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक की जाए, पीटीआई का मुतालबा। ताहिरुल कादरी भी वतन वापसी के लिए तैयार। परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान आमद का ऐलान 12 अगस्त को। क्या मुल्क में कोई नया सियासी इत्तेहाद कायम होने जा रहा है? किस बुनियाद पर इमरान के सर्टिफिकेट्स को झूठा कहें? इमरान नाअहली केस की समाअत, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जी नाजरीन, इमरान खान की नाअहली के हवाले से भी हम बात करेंगे और आज एक बड़ा अहम बयान आया है सेनेटर रजा रबानी साहब का, जो कि चेयरमैन सेनेट हैं। वो ये कह रहे हैं कि 58(2)B का खात्मा तो हो गया, लेकिन अदालत के जरिए इसका इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा है, लेकिन ये राय ना तो बिलावल भुट्टो जरदारी की है, ना ही आसिफ अली जरदारी की, और बाकी जो सीनियर उनकी जमात के पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने तो बड़ी इस फैसले के नतीजे में खुशियां भी मनाई थी, कुछ मिठाइयां भी खाई थी। तो क्या वाकई ये पीपल्स पार्टी की इस वक्त लाइन है? इसी पे मजीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला, इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद होंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। आपको खुशामदीद कहते हैं और नैब रेफरेंसेस खुलने वाले हैं शरीफ खानदान के हवाले से। क्या जमानतें भी कराई जाएंगी और इन नए रेफरेंसेस के बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या होगी? और दूसरी जाने मौलाना ताहिरुल कादरी साहब भी पाकिस्तान लैंड करने वाले हैं, इसी पे मजीद बात करेंगे। इमरान खान की नाअहली का भी जिक्र होगा। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, आपको वेलकम कहते हैं। सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे तशरीफ रखते हैं, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के। इमरान इस्माइल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची से, आप हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों को वेलकम कहते हैं। जनरल साहब, ये जो आज की बड़ी डेवलपमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने सिटिंग जो जज हैं पैनामा केस के जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को इसका निगरान मुकर्रर कर दिया गया, वो मॉनिटर करेंगे तमाम मामलात को। तो अब कोई शकूक शुबहात थे, लोग कहते थे नैब क्या करेगा, नैब तो कार्रवाई नहीं कर सकता, तो आपको कैसा लग रहा है? कोई मजीद आप डेवलपमेंट देख रहे हैं शरीफ खानदान के हवाले से? देखिए, डेवलपमेंट तो बहुत है। सबसे पहले मैं एक चीज़ वादे करना चाहूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज़ ये है
कि आप मीडिया में अगर देखें तो एक ग्रुप, कुछ लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रूटनी की और सुपरविजन की नैब के काम की तो ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेगा। अच्छा, क्यों? उनको हाजिर सर्विस जज से इशू है इसका मतलब? नहीं, उनका मतलब ये है कि हमने चूंकि हमेशा फोर्जरी ठीक है, हाँ, और 2 नंबरी पे गुजारा किया है तो वो शायद मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, इसको वो इंसाफ का रुख दे रहे हैं। सही। जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी अदालत में कह चुका है कि नैब का फातिहा हमने पढ़ लिया, नैब किसी काबिल नहीं। देखना यूं चाहिए इसको कि एक हुकूमत वक्त पाकिस्तान की हुकूमत आई, उसने अपने इख्तियारात का इतना नाजायज इस्तेमाल किया कि मुल्क के तमाम अदारों में हर जगह जफर हिजाजी बिठा दिए। ऑफ कोर्स ये इतना बड़ा नुकसान किया है कि जो एक आदमी की अपनी करप्शन एक तरफ और ये मुल्क का जो बर्बादी है ये दूसरी तरफ, ये सबसे बड़ा नुकसान। ठीक ठीक। आप किसी को इलेक्ट करते हैं, उसको वोट देते हैं, अपना मुल्क, अपनी हर चीज उसको अमानत के तौर पे। और कल मैं ओथ सर सुन रही थी, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है कि जो जी चाहे करे, काला कुत्ता लाके बिठा दे और हम उसको मनसब के खिलाफ नहीं जाऊंगा और ऐसे काम नहीं करूंगा कि जो मेरे मनसब के खिलाफ हो या जिससे नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये हुआ हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ। अब इन हालात में उस तबाहशुदा अदारे जहां वाजे भी हो गया कि जफर हिजाजी मौजूद हैं, तो आप तवक्को करते हैं कि उस अदारे को अगर उसके हाल पे छोड़ दिया जाए और उसको कहा ट्रायल करो तो वो फेयर ट्रायल होगा? वो तो बिल्कुल, नैब के बारे में तो रिजर्वेशन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है। अगर इंसाफ की तवक्को कोई करता है जिसके ऊपर इल्जाम है, तो इंसाफ की तवक्को 20 करोड़ लोग भी करते हैं जिनका माल खाया गया हुआ है। जो पैसा यहाँ से पिलफरेज होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, वो किसी कि अपने घर का पैसा नहीं है, बिल्कुल, वो पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। सो वो मांगते हैं इंसाफ। तो इस लिहाज से मैं बड़ा मुतमईन हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक सिटिंग जज, और वो भी वो जो कि केस से पूरी तरह पनामा केस को सारा मॉनिटर किया, देखा, बिल्कुल जानते हैं, सब कुछ देखा, उनको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको सुपरवाइज करने के लिए रखा है। ये इतना अहम था कि इसके बगैर इस केस के चलने के ऊपर किसी ने एतमाद नहीं करना था। अब एतमाद पाकिस्तान के अवाम का होगा। जो डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, इस पर उंगलियां उठाने वाले हैं, उठाएंगे, वो आपको पता है वो करते रहेंगे, हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। सेनेटर साहब, सर आपकी जमात के भी बड़े रिजर्वेशंस रहे, जाहिर बात है आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के। इस रेफरेंसेस के बाद जो नैब में अब दाखिल हो रहे हैं, आपको लग रहा है इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे? जाहिर बात है हुकूमत इनकी अपनी, नैब इनका अपना, लेकिन जज तो सर पे हैं, वो बैठे हैं, वो देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अस्मा बीबी, बुनियादी उसूली बात यह है, हम जुज़ियात पे बात करते हैं, कुलियात पे नहीं करते हैं। उसूली बात यह है कि क्या ये केस जो पनामा से शुरू हुआ, जिसमें अरबों खरबों करप्शन की बातें हो रही थी, पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया, यानी इनकार किया, वो इस तरीके से कि TOR मुरतब करके फिर हमें दे दें। इसका माना है कि वो डायरेक्ट इनकार नहीं कर सकता था प्राइम मिनिस्टर की लेटर का, लेकिन जैसे कान उल्टा पकड़ना वो तरीक़ाकार किया। लेकिन फिर जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के नतीजे में अवाम में तासुर है, हमारी नीयत ये नहीं है, अवाम में तासुर है कि रात के तारीकी में 24 घंटे के अंदर ये कैसे फैसला हुआ कि वही केस जो सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं था, फिर तैयार हुआ इस इजाफे के साथ, कि ARY में चैनल पर इमरान खान खुद कहते हैं कि मुझे चीफ जस्टिस कोसा ने रिक्वेस्ट की। सर उनकी तरफ से उसकी मैं बात करूंगा, उसकी मैं बात करता हूँ, आप मुझे इंटरप्ट ना करें ना। नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन खुदारा वो बात ना करें, मुझे इंटरप्ट ना करें हमारे अदारों के ऊपर बिला वजह उंगली उठाएं। देखिए देखिए मैं अब जरा मुझे छोड़ दे, मैं क्या आप ये कह रहे हैं कि अवाम के अंदर ये मैं तासुर की बात कर रहा हूँ ना। जब लॉकडाउन के नतीजे में रातों रात ये फैसला हुआ कि वही केस मैंने डिनाई किया, अब समाप्त करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, वज़ीर आज़म ने भी रिक्वेस्ट की थी, तहरीर भिजवाया था, लेकिन लॉकडाउन के नतीजे में क्यों? एक ये सवाल है। दूसरा ये कि ये जो आपका वो है इमरान खान, वो खुद कहते हैं कि मुझे जज साहब ने रिक्वेस्ट की, ठीक है, जब उन्होंने वजाहत की कोसा साहब ने कि ये झूठ बोल रहा है, इसका मतलब तो ये है ना कि झूठ बोल रहा है। अब
अलल ऐलान वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ को जज ने पकड़ लिया, अब इस झूठ का सजा क्या होगा? सर लेकिन आपको याद होगा लॉकडाउन की आप बात करें कि ये केस के दौरान जज साहब ने कहा था कि आप ऐसे धरने ना दें, पिटीशन यहाँ पर मौजूद है, यहाँ आके बात करें, क्योंकि इशू पैनामा का ही था। देखिए आसमा, अगर एक तरफ चलाते हैं शो को फिर तो नहीं सर, मैं आपको बात करने का मौका दे रहा हूं। जी जी, देखिए उन्होंने वजाहत की, क्वेश्चन है कोसा साहब ने वजाहत की, मोहतरम जज साहब ने, कि ये गलत बयानी कर रहा है। अब एक आदमी गलत बयानी कर रहा है, एक पूरी अदालत को क्रिटिसाइज कर रहा है, यानी मशकूक बना रहा है उनके फैसलों को, इसकी कोई सजा है या नहीं? चलिए मैं पूछ लेता हूं। एक बात, दूसरी बात ये कि जावेद हाशमी ने जो बात की उसका नोटिस क्यों नहीं लिया जाता है कि उन्होंने हल्फन बात की कि मुझे इमरान खान ने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे वादा किया जजों ने कि हम इसको खत्म करेंगे, इस हुकूमत को, इस वजीर आजम को हमारे साथ वादा किया गया। देखिए ये दोनों बातें, इमरान खान भी जिंदा है, जावेद हाशमी भी जिंदा है, इसका नोटिस कौन देना चाहिए? आप जरा बताएंगे। मैं इमरान इस्माइल देखिए पहली बात यह है कि जस्टिस खोसा साहब ने कतन ये नहीं कहा कि ये झूठ बोलते, वो कहते हैं कि जो इमरान खान ने कहा उसको गलत तोड़ मरोड़ के लोगों ने पेश किया, पहली बात, और इमरान इस्माइल इस चीज को वादे करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि जी जावेद हाशमी ने कहा, जावेद हाशमी कौन सा पैगंबर है या वो है? जितने झूठ जावेद हाशमी ने बोले हैं मैंने तो सुने नहीं कभी किसी से। जावेद हाशमी एक भी सबूत लेके, कल जावेद हाशमी कहे कि जी फलां ने फलां की औरत अगवा कर ली है, तो सबूत कहां है? ये जावेद हाशमी जो है ये दरबदर हो रहा है अभी सियासत की गलियों में और अपने लिए कोई जगह ढूंढ रहा है, मुंह लगा नहीं रहा कोई। सही सर, मैं इसी पे दुख समझने वाली बात। इमरान इस्माइल साहब से पूछ लो, उसकी बात को तो बड़ा समझते हैं और दूसरों की बात को आप कह रहे हैं वेटेज नहीं देते। इमरान इस्माइल साहब ये जरा ये वजाहत कर दें, लॉकडाउन और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जज साहब की रिक्वेस्ट आई, हालांकि क्लियर कर दिया रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कल बताया कि जस्टिस खोसा कह रहे हैं ऐसी बात नहीं हुई, तो क्या ये कोई कंस्पिरेसी बनाएगी? आप सारों ने मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ ऐसा इकदाम किया? जी हम भी शामिल थे उसमें, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस उसमें शामिल थे, उसमें तमाम पाकिस्तान अफवाज शामिल थी और मेरे घर पे बैठ के जजमेंट लिखा गया था और वहीं बैठ के कॉन्स्पिरेसी पकाई थी हमने। ये अजीब बच्चों वाली बातें करते हैं। नहीं, ये मुझे बताएं कि ये कोई नेशनल पॉलिटिक्स में है या खाली नवाज शरीफ की चमचागिरी का किरदार अदा करना है हमने? कोई तो खुदा का खौफ करें कि अगर धरने के नतीजे में या ये कहते हैं कि जी ये लॉकडाउन के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात ये फैसला कर लिया, इसका मतलब है कि इमरान खान भी साथ सुप्रीम कोर्ट के मिले हुए थे। कल तक तो सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था आपको, आज आपको सुप्रीम कोर्ट बुरा लगने लगा है। देखें बात यह है कि ये जावेद हाशमी जैसे लोगों की बात सुनना, जावेद हाशमी को तो ये भी पता है कि हिरोशिमा पे बम्बार्डिंग हुई थी, वो भी इमरान खान ने कहा था हेनरी किसिंगर को कि इसके ऊपर बम मारो, हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर, वो भी इमरान खान ने कहा था। ये जो टीपू सुल्तान आया था अटैक करने, वो भी इमरान खान ने कहा था। इनसे तो आप पूछते चले जाएंगे, आपको बताते चले जाएंगे, किसी चीज का सर पैर नहीं है। ये जीआईटी बनी, जीआईटी पे मिठाइयां किसने बांटी? यही मौलाना फजलुर रहमान साहब मिठाई खा रहे थे जीआईटी के ऊपर। उसके बाद जब उसका उर्दू तर्जुमा आया तो उनको समझ आया कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने, एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि ये सोच रहे थे कि जीआईटी को ये हैंडल कर लेंगे, जैसे पाकिस्तान के दीगर इदारों को, नैब को, एफआईए को ये हैंडल करते। मामला जरा गलत हो गया, वहां पे हैंडल नहीं कर पाए। तो मैं यही जो डॉन कार्लेओन का स्टाइल है ना, गॉडफादर स्टाइल या सिसिलियन माफिया स्टाइल, अब क्या होगा? अब ये मैनेज कर लेंगे नैब को? ये मेरा सवाल है। हम जरा आगे चलते हैं, यही मेरा सवाल है, क्योंकि अब नए रेफरेंसेस भेज दिए गए हैं। कुछ आज इतलात थी, कल कहा जा रहा था इरफान मंगी को सपोर्ट कर दिए, आज कहा जाए एक बड़ा एक जूनियर ऑफिसर है उसके हवाले तमाम तर मामला को कर दिया गया है। तो क्या इस जो कि कहते हैं कि फवाद हसन फवाद के काफी करीब है, तो क्या इसके बाद आपको लग रहा है कुछ मजीद अब इस पे भी तहफ़्फ़ुज़ात उठेंगे सबके? देखिए अब नैब, अगर तो जो चेयरमैन नैब के नीचे मामलात होते तो हमारे रिजर्वेशन बिल्कुल क्लियर थे। हमारे क्या सुप्रीम कोर्ट के ही रिजर्वेशन थे नैब के बारे में, उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा था। ये वही नैब के चेयरमैन है जो आज भी बेशर्मी से उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट इन्ना लिल्लाह पढ़ रही है और वो कह रहे हो कि जी मैं करप्शन के खिलाफ, नवाज शरीफ की करप्शन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता।
अगर उनके नीचे इन्वेस्टिगेशन होती तो शायद हमें बड़ी रिजर्वेशन होती और पाकिस्तानी कौम को भी तशवीश होती, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अंडर सुपरविजन हो रहा है तो मैं ये नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर विजन JIT का फैसला तो ठीक है या JIT की इन्वेस्टिगेशन ठीक है और बाकी इन्वेस्टिगेशन रेफरेंसेस जो है वो गलत हो जाएंगे। हमें ये अपने कोर्टों पर यकीन रखना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई गलत फैसले या ठीक है, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे देखते हैं, जाहिर बात है मजीद डेवलपमेंट भी इसमें सामने आएंगी। तो जैन साहब, आपको लगता है शरीफ खानदान के लिए इक़्तिदार अब ख्वाब ही रह जाएगा? आज भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब मरी गए हैं, बाकायदा उनसे मुशावरत की है कि काबीना में कौन होने चाहिए, कौन से वज़रा नहीं होने चाहिए, तो इक़्तिदार उनके लिए ख्वाब है या मजीद आगे? वो कहते हैं ना, एक शरीफ को भेजोगे दूसरा आएगा, दूसरे को भेजें तीसरा और चौथा शरीफ आएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, कानूनी अमल के उसमें जुर्म साबित होता है और सजा उसकी देना वो बिल्कुल अलग है एक चीज। अगर जुर्म साबित होता है तो ये इंडिविजुअल्स हैं। नवाज शरीफ डजंट मीन पाकिस्तान, नवाज शरीफ की फैमिली या बच्चे डजंट मीन कि वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान की जमहूरियत है। जमहूरियत उनकी पार्टी की। कल हमजा शहबाज ने वोट भी नहीं डाला खाकान अब्बासी और दूसरी जानिब इमरान खान ने भी शेख रशीद हमजा शहबाज ने डालना था, लेकिन मेरा ख्याल है वो लेट पहुंचा। जब बंद हो गए थे दरवाजे असेंबली के, वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी वजह से आया, ऐसा इंप्रेशन मेरा नहीं है वो डालेगा। चीज़ ये है कि एक आदमी अगर वो कोई जुर्म करता है और उसको सजा मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई हुक्मरानी मुल्क में ख़त्म हो गई, उनकी फैमिली का कोई और लोग आए या ना आए। असल चीज ये है कि उसके बाद फिर इलेक्शन है, उसके बाद फिर अवाम ने वोट देना है। सही बात है, बिल्कुल दें, उन्हीं को दें, सब जिसको भी लाना चाहते हैं, ये अवाम का हक है, उस पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी इतराज नहीं होना चाहिए कि चूंकि हमने किसी को वोट दे दिया अब उसके जराइम माफ हो गए, 7 खून माफ कर दिए उसको, ये नहीं हो सकता। आप ताजीरात पाकिस्तान के तहत एक करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, शवाहिद अगर मौजूद हैं तो आपको सजा मिलेगी। और अगर आप कसरे सदारत में पहुंच के इम्यूनिटी मौजूद है लेकिन आप एक कत्ल कर देते हैं तो आप ताजीरात पाकिस्तान के तहत आप ट्रायल आपका होगा, आपको इम्यूनिटी नहीं होगी। बिल्कुल, ये चीजें जो हैं हमें समझनी चाहिए और इनको अलग करना चाहिए। ठीक, हाफिज साहब, ये जो आज रजा रबानी साहब ने कहा ना कि 58(2)B तो खत्म हो गई थी लेकिन उसका वार जो है दूसरी जानिब से किया गया, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। जाहिर बात है वो एक नजरियाती आदमी है, लेकिन उनके कायद बिलावल भुट्टो जरदारी ऐसी बात नहीं कर रहे, आसिफ अली जरदारी ये बात नहीं कर रहे, पूरी पीपल्स पार्टी ऐसी बात नहीं कर रही। वो तो मिठाइयां और मुबारकें दे रहे थे कि जी ये जो फैसला आया है इस पे आप क्या? देखिए, वो पीपल्स पार्टी की जो रोल और किरदार है वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार है। हाँ, वो आप समझ ली कि मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी बात ये, आपने खुद एतराफ़ किया कि रजा रबानी एक नजरियाती है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान JIT बनने पे मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब जब जजों की और अदलिया की बहाली की बात हो रही थी, उधर मौलाना की एक बात थी, उन्होंने कहा कि ये अदलिया की आज़ादी और बहाली की जंग नहीं है, ये जजों की बहाली की जंग है। ठीक है, सही, ये जजों की बहाली की जंग है। अब ये आप समझ गई कि मेरा क्या मकसद है इससे। दो किस्म के फैसले होते हैं, एक हकीकी फैसले होते हैं, एक तारीखी फैसले होते हैं। तो ये कौन सा फैसला? हम हकीकी फैसले चाहते हैं। अच्छा, तो ये तारीखी फैसला? मेरी बात सुनिए ना, तासुर ये है जो बात की गई कि एक ऐसा फैसला होगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। अब ये तारीखी फैसला है, इसका माना है ये तारीखी फैसला है, ये हकीकी फैसला नहीं है। हकीकी फैसला वो होता है जो आवाम के लिए कबूल हो, काबिल कबूल हो। तारीखी फैसला ये है, आधी से ज्यादा आवाम ने तो कबूल किया। तारीखी फैसला करने वाले लोग कौन है? तारीखी फैसला करने वाले लोग तारीख में आप देखें, या तो मौलवी मुश्ताक है, या तो जस्टिस अनवारुल हक है, या मौलवी मुनीर है। ये तारीखी फैसला। अब आ जाए इस बात पर कि मसला क्या है, असल मसला क्या मसला नवाज शरीफ है? मसला नवाज शरीफ नहीं है। आपको क्या लग रहा है? मैं कहता हूं मसला हर वो वजीर आजम है, हर वो एग्जीक्यूटिव मसला है जो सिविलियन बालादस्ती चाहता है। अच्छा, यहाँ आके बात होती है, ये बड़ी यहाँ बात है। हर वजीर आजम, उसका नाम भुट्टो हो, वो माजी में गुजरा है, उसका नाम बेनजीर भुट्टो हो, उसका नाम नवाज शरीफ हो, हर वो वजीर आजम मसला है जो वजीर आजम सिविल बालादस्ती चाहता है। लिहाजा साबित यह हुआ कि इस मुल्क का असल मसला करप्शन नहीं है, वो क्या, बल्कि असल मसला अदमी इस्तेहकाम है। ठीक है, तो वो कहां और आदमी, अभी मैं आ रहा हूं सर, वो कहां से मैं थोड़ी सी वजाहत करूं। असल मसला आदमी इस्तेहकाम है, आदमी इस्तेहकाम के नतीजे में करप्शन फैलती है। अच्छा,
तो सर ये मौका फराहम करते हैं अगले लोगों को। मैं आपको एक दो मिसाल देता हूँ। जी 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 जी। जब मुशर्रफ आया 12 अक्टूबर 99 में, सियासी आदमी इस्तेहकाम आया नहीं आया? आया ना सर, मिठाइयां बांटी बहुत सारे लोगों ने उसमें। और इसमें काम आया सर, एलएफओ में भी आपने उसका साथ दिया, उस वक्त उसको वोट किया था। एलएफओ में मुझे याद है इस्तेहकाम यहाँ तक आया कि आज तक आपने 70,000 लाशें दी, क्या ये इस्तेहकाम है? 9 साल मुशर्रफ ने हुकूमत की, और हुकूमत किस बुनियाद पर उन्होंने? सर आप वर्दी नहीं उतरवा सके, ये मुझे गिला है। उस वक्त हम बड़े आपसे बातें करते थे, आप लोगों ने साथ दिया था मुशर्रफ का। सारी मजहबी जमातें पार्लियामेंट का बाइकॉट करना चाह रहे थे, मौलाना ने नहीं होने दिया। दुख की बात यह है कि आप मुझे बात करने नहीं सर, आप इतनी बात करें वो दूसरे देखिए, आदमी इस्तेहकाम आई, क्या हुआ? वो क्या हो फिर? कहा कि नेब होगा, एहतसाब होगा, किस किस के खिलाफ होगा, बड़े बड़े नाम थे, ऐसा कुछ। क्या वो बड़े नाम हुकूमत में नहीं आए? ठीक है। इसका माना ये हुआ कि आदमी इस्तेहकाम से करप्शन बढ़ती है, उसमें इजाफा। फिर दूसरी बात, मुझे सर ब्रेक पे जाना है। 2008 से पहले एनआरओ बना या नहीं बना? हाँ जी बिल्कुल बनाया। उस एनआरओ कुरान शरीफ था। तो वो सर किसने किया? वही पॉलिटिशियंस थे, परवेज मुशर्रफ था, उसमें शामिल था, बिल्कुल उनकी डिमांड थी, शामिल था। क्यों किया एनआरओ? उनकी डिमांड थी थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप आप एनआरओ क्यों किया? उसने असल मसला क्या? मैं कहता हूँ असल मसला नवाज शरीफ नहीं है। चलें, आप कह रहे हैं सिविलियन बालादस्ती की बात, इमरान इस्माइल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है। बड़ी आम बात कर गए हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है और सेनेटर भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि असल मसला सिविलियन बालादस्ती का, और इसी के नतीजे में हर वजीर आजम को घर भेजा गया। जनरल साहब से इमरान इस्माइल साहब जरूर जवाब लेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं। नए रेफरेंसेस के हवाले से बात हो रही है और ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती का मेन इशू है, करप्शन को इसकी बुनियाद बनाया जाता है। तो जनरल साहब वो बहुत ना कुछ कहते हुए बहुत कुछ कह गए और उन्होंने कहा कि हर वजीर आजम को यहाँ से घर भेजा गया। देखिए, जो मिसालें हाफिज साहब ने दी थी ना बेनजीर भुट्टो की, वो बेचारे भुट्टो साहब की थी, भुट्टो साहब की कही है। देखें, वो वक्त था, उन मिसालों को आप कह सकते हैं कि वहाँ पे अदालतें इन्फ्लुएंस हुई होंगी इस वजह से कि उस वक्त बैठे हुए हुक्मरान मौजूद थे जिनके खिलाफ केस था, वो हुकूमत में नहीं थे और हुक्मरान उनसे जान छुड़ाना चाहते थे। आज जिस पे केस था वो खुद हुकूमत में था और पूरी कौम मुतालबा ये करती रही, सिवाय नून लीग के बाकी कौम मुतालबा करती रही कि ये इस्तीफा दें इखलाकी, क्योंकि इस बात का पूरी तरह यकीन था कि एक वजीर आजम जब बैठा होगा तो उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती, दुरुस्त हो नहीं सकती, बिल्कुल साबित नहीं हो सकती। और वो चीजों ने साबित किया। प्लान ये थी कि आप तमाम अदारे जिनमें आपने जफर इजादी बिठाए हुए हैं वो जाली कागजात देंगे और वही चूंकि उन्होंने नाम देने, उन अदारों ने नाम देने हैं जीआईटी के, तो वो जीआईटी उन जाली कागजों को एक्सेप्ट कर लेगी और उसके बाद मियां साहब को क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन सर ऐसा लेकिन खराबी हुई वहां पे जहां जीआईटी बदली गई। बिल्कुल जीआईटी बदली गई और निगरानी की सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन वो जो इशारा कर रहे हैं ना कि साजिश हो जाती है और जिसका जिक्र आप भी बेहतर समझते हैं, आपके इदारे की जानिब अगर आपने डाकू को या चोर को बचाना है, ठीक है, तो डाका तो साबित है क्योंकि वो कोई सबूत नहीं ला सका कि मेरे माल ये है, तो फिर कोई तो बहाना चाहिए। बहाना आप कह रहे हैं, लेकिन ये वरना तो वो आदमी को अगर मैं कहता हूं 1 करोड़ साजिशें उसके खिलाफ, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में लाके ये सबूत रखता कि ये चीजें मेरी और ये जायज आमदन है, ठीक है, तो कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती थी, कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती थी। ये बात समझने की इस्माइल साहब ये ना अहली तो साजिश उन्होंने उनके खिलाफ की जिन्होंने उनको जाली कागजात दिए, लेकिन ये पेश करते थे, शायद इनको फंसा दिया इस तमाम तर मामले में। इमरान इस्माइल साहब से ये जो बात हो रही है यहाँ पे, ये ना अहली की बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन नून लीग की बड़ी कोशिश है, बड़े बजिद हैं, बड़े डिटर्मिन्ड हैं जो इमरान खान साहब की ना अहली का केस वो कह रहे हैं कि उनको भी ना अहल किया जाए। बार बार चीफ जस्टिस साहब से भी ये बात कर रहे हैं, रोजाना के मुकालमे भी हम सुनते हैं। तो क्या आपको लग रहा है ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है नून लीग की? देखें, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, उनकी ख्वाहिश पे थोड़ी सुप्रीम कोर्ट चलता है। कोई चीज ला के दें, किस चीज पे खान साहब को डिस्क्वालीफाई करना है, क्या बात है? मतलब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए तो उनकी ख्वाहिश है कि जी मैं बदला ले लूं, इमरान खान से डिस्क्वालीफाई हो जाए, ऐसे नहीं होना। ये तो अदालतें हैं ना। देखें, बात यह है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जी क्योंकि वो अवाम की खिदमत करना चाहते थे इसलिए उनको निकाल दिया गया,
तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान, यानी अगर इनका बात को सही समझ लें तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट्स, पाकिस्तान की आर्मी सब अवाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। सिर्फ एक शख्स पाकिस्तान में है, नवाज जमहूरियत शरीफ, क्योंकि वो जाते हैं तो जमहूरियत भी चली जाती है, वो आते हैं तो जमहूरियत वापस आ जाती है। शरीफ खानदान के होने से जमहूरियत का जहूर होता है। लेकिन वो अभी भी ये कह रहे हैं ना कि अभी भी साजिश हुई है, अभी भी वहीं से साजिश हुई है जहां सिविलियन बालादस्ती माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साजिश की है, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साजिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने साजिश की है, फौज ने साजिश की है। किसने साजिश की है? ये फौज की जानिब इशारा है। बात यह है कि ये खुद फौज की पैदावार है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनी किस तरह थी? ज़ियाउल हक इनके रूहानी और सियासी, इन्होंने अपना वालिद डिक्लेयर किया। हमको ये मेरे अल्फाज नहीं है। ज़ियाउल हक की कब्र पे खड़े होके हाथ उठा के आंसू बहा के इन्होंने कहा कि जी मैं अल्लाह मुझे हमें हिम्मत दे कि हम ज़ियाउल हक शहीद का मिशन आगे बढ़ाएं, और वो ज़ियाउल हक शहीद का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। ये खुद डिक्टेटर्स के साथ चलने वाले लोग हैं। जरा ये मुझे ये बता दें, ये जो अभी आपकी पार्टी के अंदर से ये जो चीजें उठना शुरू हो गई हैं, आयशा गुलालई की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने है, बड़ी एक वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको मैं तो कह सकती हूँ। जो इल्जामात लगाए जाहिर बात है उनको साबित भी करना होगा। आप लोगों ने लीगल नोटिस भी भेज दिया। ये साजिश के ताने बाने कहां से मिलते हैं? देखिए, ये जाहिर है टाइमिंग देख लें, टाइमिंग सेज इट ऑल कि क्या टाइमिंग है कि जी वजीर आजम का इंतखाब होने वाला है और 4 साल से उनके साथ बड़ा तशद्दुद और कर्ब में वो मुब्तला थी, और इतना कर्ब था उनको कि आप यकीन माने आसमा कि एक दिन पहले ये धमाके से एक दिन पहले ये शाम को खान साहब के घर आई बनी गाला, वहां पर इन्होंने अपने इलाके हल्के के लोगों को लाई और रेगुलर जैसे कंप्लेन होती है ना कि जी ये फलाने हैं, इनकी सड़क नहीं बन रही, परवेज खटक इनकी बात नहीं सुन रहे, इनको नौकरी नहीं मिल रही, उस तरह की बातें उन्होंने की। और फिर उन्होंने NA1 से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का इजहार किया और खान साहब ने उन्हें कहा कि जी पार्लियामेंट बोर्ड बनेगा तो वो फैसला करेगा। बहरहाल आपको हम जरूर साथ रखेंगे, अगर आप रिजर्व सीट उस पर ना आए तो रिजर्व सीट पे हम आपको लेंगे। ये कोई नाराजगी में नहीं की, खुश खुश गई। वहां से निकल के हम लोग खाना खाने गए, मैं खान साहब के साथ था, आई ड्रोव हिम, हम खाना खाने गए, हमने खाना खाया। उस वक्त भी कोई चीज नहीं थी। उस वक्त जब मैं खाने से हम उठ रहे थे तो मैसेज आना शुरू हुए कि जी आयशा गुलालई जो है वो पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया उन्होंने और वो चली गई। और उसके बाद इल्जामात बड़े संगीन लगा रही हैं, इल्जामात बड़े संगीन नौयत के हैं। तो क्या मुझे तो लग रहा है कि 90s की सियासत दोबारा आ रही है? संगीन नहीं है, घटिया है। और ये घटिया इल्जामात 1997 में भी हमने देखे थे। ये उसी सिलसिले की कड़ी है। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। ये इनको लगता ये नहीं इनको लगता ये है कि जमहूरियत को खतरा नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी से होता है। यानी अभी जैसे हुआ ना, तो ये आप समझें जमहूरियत को तलाक हो गई। और ये अभी जो आए हैं हजरत, जो अभी नए वजीर आजम आए हैं, ये एक हलाला है। और इसके बाद वापस शरीफ फैमिली में जब खानदान के पास आप कह रहे हैं कि जाएगी। मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब से जरा पूछ लूं, ये जो अटैक कर रही हैं आयशा गुलालई, बहुत बड़ी संगीन बातें कर रही हैं, तो ये मेरा जो ये शुरू में आगाज में भी हमने ये कहा कि लगता है 90 की दहाई की सियासत शुरू हो गई है। वहां भी बड़ा इसी तरह कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती थी, माओ बहनों की इज्जतों को उछाला जाता था। तो अब क्या मतलब लोगों घरों तक पहुंच जाएंगे क्या? देखिए असमा, काफी 80 की या 90 की दहाई में जो सियासत हो रही थी वो इस किस्म की सियासत थी, खासकर पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान। फिर एक फैसला हुआ, उसके बाद मैच्योरिटी आई, एक एहतराम और वकार की सियासत थी, तनकीद एक दूसरे पे होती थी। बदकिस्मती से जब से नया पाकिस्तान के नारा लगाने वाले आए तो उन्होंने पार्लियामेंट पे भी हमला किया, पार्लियामेंट को दुबिगाट बनाया। पार्लियामेंट में बैठे वालों को चोर, डाकू, लुटेरे, शलवार, पता नहीं क्या गीले हो गए किसी, यानी वो कौन सी, आप रिकॉर्ड उठाए, वो कौन सी गाली है जो नहीं। फिर जब लोग जाते लंदन एयरपोर्ट से इतरों से निकलते, पीछे से नौजवान गाली देते हैं, कभी नवाज शरीफ को गाली देते हैं, कभी मौलाना को गाली देते हैं, कभी मोहम्मद खान को गाली देते हैं। मेरी बात सुनिए ना, इमरान इस्माइल साहब आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल खामोश था, तसल्ली से सुन रहा था। देखिए यही फर्क है हमारे और इनके दरमियान। हमारे और इनके दरमियान नहीं होता, वो अमाल पीछा करते हैं। एक खातून वो अभी उसकी भी वो चल रही है उसकी, वो कहते हैं अदालत मुझे ले जाओ, सबूत अदालत में दिखाऊंगा। अच्छा, फौजिया कसूरी क्यों नाराज है आपसे? शिरीन मजारी 2012 में क्यों नाराज हो गई? ये बातें जो आयशा कर रही है, ये बातें वो भी कर रही है। आपकी सोशल मीडिया पर शिरीन मजारी की बेटी की कितना मजाक उड़ाया गया। आज आयशा गुलालई आपके साथ थी ना, कल तक आपके साथ थी।
आज आयशा गुलाली की बहन की तस्वीर का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है आपकी सोशल मीडिया। क्या खवातीन का ये फर्ज करे आयशा गुलाली ने खवातीन की बेइज्जती की, आप तो न करें। तो आप ये करें कि ऐसा नहीं, बदले में ऐसा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि आयशा गुलाली को हो सकता है एक खातून जब इल्जाम लगाती है तो उसमें उसकी भी पर्दगी भी होती है ना। बिल्कुल। तो इसका माना है कि इसको बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, शदीद सदमा पहुंचा है। एक लावा काफी अरसे से पक रहा था, वो कहते हैं गुज़िश्ता जुलाई में भी मेरे पास मैसेज आया था। वो कह रही है 2013 में पहला मैसेज आया। क्यों नहीं बोल रही हाफिज साहब, वो क्यों खामोश नहीं? ऐसे शख्स के नीचे वो क्यों काम कर रही है? मैं बात करूँ ना, खवातीन के एहतराम की बात ये करते हैं। कौन सी खवातीन? फौजिया कसूरी तो भी खातून है, शिरीन मजारी भी थी, ये नाज बलोच भी थी, ये अभी जो नाज बलोच ने कहा है कि वो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कहा सियासी इशू था उनका। नाज बलोच, फौजिया कसूरी, शिरीन मजारी, तीनों ने एक लफ्ज़ नहीं कहा खान साहब की कैरेक्टर। जहां तक ताल्लुक है आयशा गुलाली की बहन का, उसकी तस्वीरें तो पूरी दुनिया में छपी हुई पहले से हम देखते आ रहे हैं, वो कोई आज की बात नहीं। तो आप भी करें, मेरा अच्छी काम है ना ये तस्वीरें आप इस जाविये में पेश करते हैं कि ये देखो बढ़ाना की, अगर तस्लील करते हो ना, वो खानदान जो क्लेम करता है इस तरह की बात, उनको अपनी बच्ची को रोकना चाहिए था कि तेरी इस तरह की तस्वीरें छपती रही हैं जो बड़े सालों से छप रही हैं। बहरहाल लीविंग असाइड, मैं आयशा गुलाली की बात कर रहा हूँ। देखिए उसने जो इल्जाम लगाए वो है संगीन, वो एक औरत है, नौजवान औरत है। मैं समझता हूं जो जी चाहे करें, उसके इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये ठीक है, आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहां पे उसने कोई सबूत नहीं दिया, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कामरान शाहिद जो है उसने अपने प्रोग्राम में बिल्कुल उन्होंने कहा कि बहुत सारे, लेकिन अगर साजिश भी है तो वो सामने आनी चाहिए, बेनकाब होनी चाहिए। और अगर साजिश नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज से थोड़ा परेशान हूं और मैं फिक्रमंद हुआ हूं, आयशा गुलाली एक नौजवान लड़की है और जो बात उसने की है वो उसने अपनी जात के हवाले से की है। सही। चुनाचे इसका क्लियर हो जाना मामला अगर क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर हो। मैं इखलाकी तौर पे एक मतलब मैं खुद बच्ची का बाप बिल्कुल बाप और बिल्कुल जाहिर बात है, चीजों को सामने आना चाहिए, किसी औरत की इज्जत को तहरीक इंसाफ बेशक कराए या पार्लियामेंट में आपका खवातीन का एक एहतराम, बिल्कुल एहतराम जो है वो सामने वो तहकीकात करने, लेकिन ये क्लियर जरूर होना चाहिए ताकि उस बच्ची की या तो ये मामला हो गया ना। जरा हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेरे पास आखिरी 1-2 मिनट है। मैं जानना चाहूंगी, अभी पीटीआई का मुतालबा है कि सानिया मॉडल टाउन के एफआईआर को खोला जाए और ताहिरुल कादरी साहब भी लैंड कर रहे हैं, वो भी इसी मुतालबे को लेकर आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, उनके खिलाफ भी पिटीशन जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे सर? आप तो इत्तेहादी हैं हमारी पार्टी का, मैं पीएमएल की दिफा नहीं करूंगा। मेरी बात सुने ना, मैंने पीएमएल के हवाले से उनकी टिकट पे पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं हूँ, न मैं उसकी पार्टी से मेरा ताल्लुक है। होना यह चाहिए था कि उसका एक जिम्मेदार बंदा जहाँ होते वो डिफेंड करते, लेकिन मैं एक उसूली हमारे पार्टी का मौकफ है, ये पूरी जंग जो पनामा से शुरू हुआ है, उससे पहले 126 दिन धरने से शुरू हुआ है, पूरी जंग जितनी भी जंग है जिस भी नाम पर है, ये सारे इख्तिदार की लड़ाई है, इख्तिदार की जंग है। आप खुद देखे अपोजिशन नवाज शरीफ के खिलाफ एक इकट्ठे थे या नहीं इकट्ठे थे, अगर कुछ पहले कुछ बाद में, क्यों एक मुत्तफिका उम्मीदवार न ला सके? क्यों? ये तो अपोजिशन की कमजोरी है। कमजोरी है तो यही मेरा दलील है कि जंग इख्तिदार की है ना। नवीद कमर अलहदा वज़ीर आज़म बन रहा है, तो सब अपनी अपनी जंग है, जबकि अपोजिशन को पता है कि उनका अंदाज नहीं है। असल चलिए ये जमहूरियत का असर है, खुलकर खेलते हैं अपनी बात सुनते हैं। आसमा बीबी आप मुझे थोड़ा वक्त दें तसल्ली से। असल जंग है तख्त लाहौर की और तख्त इस्लामाबाद, कोई एहतसाब और करप्शन नहीं है। अगर एहतसाब की जंग है तो केपीके में इनके एमपीएज, इनके एमएनएज करते हैं। 30 सेकंड इक़्तिदार की जंग है, वाकई वो कह रहे हैं तख्ते लाहौर की जंग है, तख्ते इस्लामाबाद की जंग है। केपीके में क्यों इक़्तिदार की जंग नहीं है? इक़्तिदार की जंग वो लड़ते हैं जिन्हें इक़्तिदार की हवस होती है, जो इक़्तिदार के साथ चिमटे रहते हैं, चाहे वो चोर हो, चाहे वो डिक्टेटर हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो जिसकी भी गवर्नमेंट हो, वो उसके साथ चिमटे रहते हैं। जाने वाले को लात और आने वाले को सलाम ठोकते हैं। वो आपको पता है, सामने आप देख लें कौन सी पार्टी नवाज शरीफ के साथ चिमटे, अफगानिस्तान की माफी मांगी, गलती हो गई। आप जो है नक्शा क्या देख रहे हैं?
कौमी देखिए चीजें में रखिए, इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते। इक़्तिदार की जंग हो या ना हो, किसके साथ चिमट 14 आदमी बच्चों को, औरतों को कत्ल करने का किसके पास कोई क्यों करना चाहिए? ये जुर्म है, उसकी सजा होनी चाहिए। एक चीज फिर ये भी जुर्म है। एक बात मैं करूं, एक ये भी जुर्म है कि नवाब अकबर बुगटी को कत्ल करना, लाल मस्जिद में सैकड़ों खवातीन को शहीद करना, ये भी जुर्म है। वो कहाँ है? तो मैं को दिफा कर रहा हूँ, दिफा तो नहीं वो करें भाई, करना तो करो ना, जो करना 14 लोगों, लेकिन मैं 14 के कत्ल वाला बात कर रहा हूं। मैं आपको उन 14 कत्ल के लिए